समस्त सरदारी को मेरी राम राम। राम राम साहब। मंचासीन और इस आयोजन में मेहनत करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और हमारे सहयोगी पार्टी कांग्रेस भरतपुर इकाई और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का, पदाधिकारियों का मैं नमन करता हूं। ये सुभाष जी का गांव है और सुभाष जी को आप विशेष प्यार और लगाव से देख रहे हो, वो भी मैं देख रहा था बैठे बैठे। एक हक होता है आपका, एक अधिकार है आपका इनके ऊपर। कुछ आशीर्वाद आपने इनको दिया और बाकी ये सौभाग्यशाली है कि मुख्यमंत्री ने भी इन पे विश्वास जताया, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, सबका साथ जरूरी है। उस समय जो राज्य की परिस्थितियां थी, जिनके विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी थी, उन ताकतों के सामने डट के इस क्षेत्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। हमारे मंच पे बैठे हैं अवाना जी, ये भी उसके प्रमाण हैं, विधायक जी। हमारे भरतपुर के मेयर भी यहाँ विराजमान हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार लोग आज यहाँ आपके गांव में, पीपला गांव में उपस्थित हैं आपके बीच। लेकिन उद्देश्य कोई ये नहीं कि इस गांव का क्या विकास होगा, वो बात नहीं है। ये आज विषय कोई एक जाति का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, मुद्दा उससे बहुत बड़ा है। किसान पंचायत का नाम हमने लिया है। पंचायत में न्योता नहीं दिया जाता, जैसे कोई राजनीतिक आयोजन है उस ढंग से मंच का भी संचालन नहीं होता। जिसने टीस महसूस करी, कोई बात नहीं साहब, ये आपकी बात पहुंचा रहे हैं। जिसको ये लगा कि हाँ किसान कमजोर पड़ रहे हैं, हमें अपने ताकत को दिखाना है, वे लोग यहाँ सम्मिलित हुए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मेरी माता बहनें आई हैं, ये एक विशेष आशीर्वाद है मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता ने कभी मेरे बाबा को देखा होगा, चौधरी अजीत सिंह जी को आपने बहुत करीब से देखा और जाना। अभी उनके जन्मदिन हमने 12 तारीख को मनाया। 83 साल की उनकी उम्र हो चुकी। आप ये बात जानते हो कि इतने लंबे सफर में चौधरी चरण सिंह जी तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी जब जब किसानों पर कोई संकट आया, वे किसानों का पक्ष उन्होंने रखा। कभी कोई अनर्गल या झूठ या गलत बात समाज के आगे नहीं रखी, ना उस बात को बढ़ाने की कोशिश की। भले ही उसका राजनीतिक नुकसान भी उन्होंने सहना पड़ा, वो लिया उन्होंने। आज मुझ पे भी कोई पद नहीं है, मेरे पास भी आपको कुछ देने को नहीं है। मथुरा से यहाँ एमपी था, बहुत लोग वहाँ भाईचारा है, एक ही बात है, यहाँ आए हैं। उन्होंने मुझे बहुत करीब से देखा, आशीर्वाद दिया, जिताया और फिर हराया। लेकिन कोई बात नहीं, उस बात का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि ये जो पद होते हैं, पद कोई हमेशा के लिए नहीं होते। ये एक जनता का आशीर्वाद, एक जिम्मेदारी होती है। जो आदमी पद पर बैठ के सोचेगा कि मैं अपने लिए क्या करूं, क्या लूं, क्या हासिल करूं, वह उस स्वार्थ में अगर व्यक्ति काम करेगा तो वो पद तो रहना ही नहीं है, उसकी तो इज्जत भी समाज में नहीं रहती। लेकिन हम सबका दायित्व है, एक आम नागरिक का दायित्व है, जो कलम का इस्तेमाल करके सरकार से सवाल पूछते हैं, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार, उनका दायित्व बनता है। जो ट्रेनिंग लेके सरकारी नौकरी भी निभा रहे हैं, वे भी गांव से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी जिम्मेदारी बनती है।
आज किसान के लिए शायद आजाद भारत में सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई है और हमारी बनाई हुई है, क्योंकि हमारी सरकार उसको थोप रही है व्यवस्था को। जीवन मरण का प्रश्न है, अस्तित्व, पहचान, सब कुछ। आज हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं कि अगर आज हम लोग इकट्ठा होके एकता का परिचय, धैर्य का परिचय नहीं देंगे तो आने वाली सरकारें ये सोचेंगी कि ये किसान कौम, ये बिखरी हुई कौम है, ये अपना बचाव नहीं कर सकते, इनके साथ जो करना है करो। पिछले 7 साल में जब से केंद्र में सरकार आई है, जुर्म सहे हैं आपने, बहुत जुर्म सहे हैं। देश की राजधानी में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा कि कील गढ़ते हो कि किसान ना घुस जाए। और ये लोहागढ़ वासियों, आपने तो जब चाहा था आप एक नजर वहां निगाह करते थे दिल्ली में, क्या नतीजा होता था? वहां का किवाड़ा आप उठा के ले आए थे, आपको कौन रोक सकता है? कल जयंती थी वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की, कौन भूल सकता है उन बातों को? मैं जानता हूं कल आपकी छाती कम से कम 2 इंच चौड़ी थी पूरे ब्रज में। कल मैं अकोला में पंचायत कर रहा था, वहां मैंने उनका नमन किया, मैं देख रहा था तुरंत आदमी ऐसा भूल गया, कहां हम भी सूरजमल हैं, हम में भी वही ताकत है, जब चाहेंगे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हमारी बात मानी जाएगी। ये वहां कल अकोला की पंचायत में भावना मैंने देखी। और ये तो आप तो वंशज हो ही, तो खून का सवाल है, बस फैसला आपको लेना है। पंचायत इसलिए बुलाई जाती है कि फैसला हो। आज ही के दिन 2 साल पहले एक हमले में हमारे भाई शहीद हुए थे। आज भी आंखें नम हो जाती हैं, देश भर में आदमी याद करता है उनकी कुर्बानी को, बहुत बड़ी कुर्बानी है साहब। लेकिन वो किसान है। मैं कितनी बार ऐसे आयोजन में जाता हूं जहां पता लगता है कोई शहीद हो गया, जाके मिलता हूं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होता हूं, घर वालों के साथ बैठता हूं, उनके आंसू नहीं टपकते, फिर भी उन्हें कोई मलाल नहीं है इस बात का। वह तो ये कहते हैं कि देश की माटी पे हमारा बच्चा लाल शहीद हो गया, वो इसलिए बनाया गया था। वह गर्व मानते हैं इस बात को। जाने दो, कोई टोको मत, बहुत जिम्मेदारियां हैं घर की भी और बाहर की भी। वो आप आई हो, इतना ही बहुत बड़ा आशीर्वाद। और अब वो स्थिति नहीं है। अब तो देश भर का आदमी देश भर में क्या हो रहा है घटनाओं की जानकारी मिनटों में रखता है। आज इस देश में सरकार ये सोच रही है कि देश का किसान तो गंवार है, संगठित नहीं है, फायदा उठा लो। आपदा में अवसर, आपदा का मतलब होता है जब बहुत बड़ी चुनौती हो, त्राही त्राही मच रही हो, मौतें हो रही हैं, संकट है, संकट की घड़ी में काम निकाल लो भैया। संकट में भी मुनाफे की बात करने वाला आदमी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज प्रधानमंत्री वो हैं, मैं उनकी 2 बात जो संसद में उन्होंने कही, मैं आपको याद दिलाना, ये बात आपको भूलनी नहीं है। चाहे जो मतभेद हो जाए आपस में, जब चुनाव आए, जब मौका आए, उन बातों को याद रखना कि उस तारीख में हमें मोदी जी ने क्या कहा था। पहली बात तो उन्होंने ये कहा, आंदोलन पवित्र है, लेकिन उसमें कुछ आतंकवादियों के बचाव के लिए जो बात हो रही है, अब ये पवित्र नहीं रहा। एक बात कह रहे पवित्र है, फिर कह रहे अब पवित्र नहीं रहा। बात कुछ समझ में नहीं आई। किसान की मांग क्या है, आप तो ध्यान भटका रहे हो। फिर आप कह रहे हो आंदोलन जीवी। मैं पूछना चाहता हूं, देश में शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध की शैली, की भाषा, की परंपरा किसने स्थापित की थी? महात्मा गांधी जी ने करी थी। उस स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शामिल थे वे आंदोलन जीवी थे। चौधरी चरण सिंह जी भी आंदोलन जीवी थे। क्विट इंडिया, दांडी मार्च,
गांव-गांव के लोग जिन्होंने अलख लेके कि आजादी की लड़ाई में हमें कूद पड़ना है। आंदोलन का मतलब विरोध। विरोधाभास तो हर सोसाइटी में, हर समाज में होता है, घर में होता है, हर व्यक्ति के अंदर होता है। ठंडे दिमाग से सोचा, जब आप कोई फैसला लेते हो तो दुविधा होती है, आप सोचते हो भाई ये लूं या वो लूं, क्या करूं। विरोधाभास ये मानवीय मूल्य है, बिना विरोध के समाज तो कोई चयन कर ही नहीं सकता, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो अंबेडकर साहब के रचे संविधान में नागरिक को दिया गया। अगर विरोधाभास नहीं होता, विरोध नहीं कर पाते लोग, तो लोग नए धर्म को नहीं अपना पाते। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज की चेतना की बात नहीं कर पाते, वे भी विरोध था, एक व्यवस्था का विरोध। और विरोधाभास ना हो तो जिनकी मैं बात कर रहा था, पत्रकारों, आज कोई पत्रकार आलोचना करता है तो उसके पीछे पूरी सरकार लगा दी जाती है। कम लोग बच रहे हैं जो लिखते हैं आपकी बात, फिर भी लेकिन है कुछ पत्रकार। ये मतलब आप भी आंदोलनजीवी हो, महात्मा गांधी भी आंदोलनजीवी थे, अंबेडकर जी आंदोलनजीवी थे, चौधरी चरण सिंह आंदोलनजीवी थे, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, हम सब आंदोलनजीवी हैं। जो आज सड़क पर बैठा आंदोलनजीवी है, आंदोलन होगा, सुधार होगा, और हमारा हक है। आप कहते हो कानून हमारे लिए बनाए गए, हमें स्वीकार नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रही बात, हम विरोध कर रहे हैं, तब भी आप कह रहे नहीं तो तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा ही भला होगा। ये कौन सी जबरदस्ती है साहब, ये कोई सुधार नहीं है, इसे सुधार नहीं कहा जा सकता। फिर कहते परजीवी, जो भैंस में जोंक लग जाती है, जोंक, जू, खून चूसने वाला जीव, खुद अपने पांव पे जो ना खड़ा होता हो। किसान खुद आत्मनिर्भर है और देश किसान पे निर्भर है। गलतफहमी मत पालिए मोदी जी, किसान नहीं पीछे हटता, और किसान पीछे हटता होता तो देश का आज कोई स्वरूप नहीं होता, देश आजाद नहीं होता। लेकिन इनके पास दूसरे मसाले हैं, दूसरे तरीके हैं, दूसरे रास्ते हैं, लोगों को भटका देते। एक मर्डर होगा, हत्या होगी, उसमें कहा जाएगा अरे साहब बड़ा खतरा है, हिंदुओं पे बड़ा खतरा है। ना हिंदुओं पे खतरा है, ना मुसलमान पे खतरा है। देश का संविधान खतरे में है, नागरिक के अधिकार खतरे में है, आपकी आजादियां खतरे में आ गई हैं। इस बात को पहचानो। वैसे आप सब विद्वान हो, लेकिन मैं कानून के संबंध में बात बताना चाहता हूं और आपको एक क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। दूसरी जो आपत्तिजनक बात, पहली तो यह कि मोदी जी ने आप सबको आंदोलनजीवी कहा और आपको परजीवी भी कह दिया। चोट लगनी चाहिए सबको, किसान का खून अगर है तो चोट लगनी चाहिए इस बात पे। ये किसान कौम का अपमान है, कोई जाति की बात नहीं है, सबका है, इसका जवाब देना। दूसरी बात जिससे मुझे आपत्ति है, खुल के पहली बार एक प्रधानमंत्री ने कहा है, एक गरीब देश में जहां आज भी बराबरी नहीं है, 1-2% इस देश में सारी संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, नौकरियों के लिए बच्चों को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, फिर भी नौकरियां, भर्तियां नहीं हो रही, और गरीब और अमीर के बीच में फासला लगातार बढ़ रहा है। इस माहौल में और पिछले कोविड के लॉकडाउन में ये चीजें और खराब हो गई, चरमरा गई। इसके बावजूद देश के सदन में प्रधानमंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं, वकालत करते हैं कि भैया प्राइवेट सेक्टर की और पूंजीपति की बात, उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ के सुना रहा हूं इंग्लिश में, पीएमओ ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा, टू यूज इम्प्रॉपर वर्ड्स अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर may have got votes for few people in the past, but those times are gone. The culture of abusing private sector is not acceptable any longer. We cannot keep insulting our youth like this. मतलब निजी क्षेत्र पे आघात मत कीजिए, और उसको जोड़ दिया युवाओं से। हम चंद लोगों की बात कर रहे हैं, और आपको क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। 2017 में ये सरकार, जेटली जी अब नहीं रहे, वित्त मंत्री थे,
बजट में उन्होंने घोषणा करी, नई शुरुआत करी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां बिना खुलासा किए, बिना किसी को बताए जितना चाहें वे चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकती हैं। ना राजनीतिक पार्टी को बताने की जरूरत, ना कंपनी वालों को बताने की जरूरत। उन्होंने कहा इससे जो है पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे ईमानदारी बढ़ेगी। सबे पता है चुनाव में अगर अवैध खर्च ना हो, अरबों करोड़ों रुपए नेता लोग ऐसे ना लुटाएं। भ्रष्टाचार की जननी वहीं से है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे ऊपर से लेकर नीचे तक तंत्र खराब हो जाता है, लेकिन शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। ये कहते थे कि नहीं? इन्होंने 2017 में पहले वो कानून बनाया कि भाई तुम चंदा दो हमें, और उसके बाद जितने ठेके खुले हैं आप देखोगे 2-3 कंपनियां रह गई, सारे काम उनको दे दिए। 6 एयरपोर्ट की बिक्री थी, 6 के 6 अदानी जी को। 2013 में देश में अदानी ग्रुप के 44 परियोजनाएं चल रही थी, 2018 में वो संख्या बढ़ के 92 तक पहुंच गई। उनकी आय दुगनी तिगनी चौगनी हो रही है, और आपको किसानों को कहा था आय दुगनी होगी। बताओ साहब, कोई है यहाँ खेती करने वाला जिसकी आय दुगनी हो रही है कोई? जयंत चौधरी नहीं, जयंत चौधरी, ये जिंदाबाद की बात नहीं। तो सवाल है चंद निजी हाथों का, उनको मजबूत किया जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ की छूट 2018 के बजट में टैक्स काट के केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को दी। मार्च 2020 तक आरबीआई ने स्वीकारा है 62,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त बैंक ने एनपीए उन्होंने माफ कर दिए लोन, जो सिर्फ 100 विलफुल डिफॉल्टर के थे जो जानबूझकर पैसा नहीं लौटा रहे। अभी मैं रास्ते में पढ़ रहा था, अलीगढ़ का एक किसान है, बिजली का बिल उससे नहीं दिया गया, और उससे जो वसूली करने वहां अधिकारी पहुंचे, उन्होंने एक थप्पड़ बांध दिया उसको, उसने आत्महत्या कर ली। ये है बात किसान की। तो ध्यान कर लो, ये जो कानून लाए हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं साहब एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। सरसों का सरकारी रेट क्या है? 4640 रुपया। क्या मंडी में आपको मिल रहा है वो रेट? बाजरे का सरकारी रेट 2150 रुपए है। कितना भाव मिला? 1200 रुपये। चलो कुछ को 1100, कुछ को 1200, 2150 से तो एक को भी ना मिला। तो है ये कागज भाई, तो है जिसे कह रहे थी, है और रहेगी। तो कागज पर व्यवस्था है, सुधार करना था, इसमें सुधार करते। शांता कुमार कमेटी है 2015 में, शांता कुमार जी भाजपा के नेता हैं। उनकी कमेटी ने खुद माना कि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलती है देश भर में। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्या बात थी, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो क्या मजबूरी है? 2 मार्च 2011 आप गूगल कर सकते हो, खुद ट्वीट कर रखा है नौजवानों। मनमोहन सिंह जी के साथ बैठे हैं मोदी जी। मोदी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे। मोदी जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे। मनमोहन सिंह जी का बड़ा दिल था कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि तुम बताओ क्या सुधार होने चाहिए, और 2 मार्च 2011 को अपना प्रतिवेदन उन्होंने मनमोहन सिंह जी को दिया। मुख्यमंत्री रहते मोदी जी ने खुद मांग करी कि एमएसपी का कानूनी हक किसान को मिलना चाहिए। सीएसीपी, किसानों आपको पता रहना चाहिए ये आपकी संस्था है। मूल्य और लागत के निर्धारण का जो आयोग है, जो सिफारिश करती है कि एमएसपी क्या हो सरकार को, ये आयोग है सरकारी। 2018 में इस आयोग ने खुद मांग करी कि एमएसपी का कानूनी हक किसान को मिलना चाहिए। मंडी पे कुछ और होता है, कागजों पे कुछ और होता है, ये अन्याय है किसानों के साथ। बिल्कुल सही बात है। आपकी सरकारी एजेंसी कह रही है, आयोग कह रहे हैं, आप खुद कहते थे, अब प्रधानमंत्री बन गए बात कह रहे नहीं साहब वो तो संभव नहीं है। कानून बनाने थे, सुधार करना था तो एमएसपी देते, भाव देते। किसान को भाव चाहिए साहब, 2000 रुपए नहीं चाहिए।
ये हमारे सम्मान की बात वो नहीं है। मंडी पे उचित मूल्य मिल जाए, भाव मिल जाए, जो मेहनत करता है किसान उसका भाव मिल जाए। बताओ साहब, यही है बात क्या है और कोई बात नहीं? ये लड़ाई है। तो दाएं बाएं पता नहीं कहां कहां गोली मारेंगे, गोले फेंकेंगे अपने। आपको इस रास्ते से नहीं हटना। जो लाखों अरबों करोड़ का फायदा चंद लोगों को पहुंचा सकती है सरकार, आंसू टपकते हैं। जब गुलाम नबी साहब रिटायर हुए फिर आ जाएंगे राज्यसभा में, क्या बात है? कांग्रेस पार्टी तय करेगी फिर आ जाएंगे राज्यसभा में, कहीं जा नहीं रहे। उनके लिए तो आंसू टपके, और किसान के लिए उन्होंने भद्दा मजाक किया, अहंकार। हरियाणा के मंत्री, कृषि मंत्री क्या कह रहे, सुना आपने? अरे इतने तो ऐसे ही मर जाते, गांव में रहते तो वहां भी मर जाते, क्या बात होगी? इनके लिए ये बात कुछ नहीं है। जिसके अंदर इतने भाव ही ना हो, जो एक दूसरे का दर्द ना महसूस करता हो। भाई किसान कमजोर है आपसे, आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन उसके दर्द को तो समझो, पहचानो। तो मैं किसान भाइयों को कहता हूं कि एक होकर जब मौका मिले इनके अहंकार को खत्म करना है, और मुकाबला आप ही कर सकते हो। अगर किसान पीछे हट जाएगा तो कोई आंदोलन देश में नहीं हो पाएगा। इन्होंने छात्रों पे वार किया, अब बेचारे छात्र यूनिवर्सिटी बंद हो गई, लोग घर लौट गए, नहीं हुआ। दूसरा एक कानून ला रहे थे, उसका विरोध हुआ, उन्होंने कहा ये तो बांग्लादेशी है, इन्हें भगाओ। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है भाई लौटो, लौट गए। लेकिन किसान जो अन्नदाता है, जिससे बड़ा देशभक्त कोई देश में हो नहीं सकता, अगर आप उससे लोहा लोगे तो ये तो लोहागढ़ निवासी हैं भरतपुर के, और किसान परिवार में वो खून है, वो जज्बा है एक दूसरे के लिए मरने मिटने का। मान सम्मान की लड़ाई में एक कदम किसान पीछे नहीं लेगा, किसान झुकेगा नहीं। मोदी जी आप जिद छोड़ो, हम तो पैदा ही जिद्दी हुए हैं। ये बात किसान कह रहे हैं मुझे। मैं जगह जगह जा रहा हूं, मैं आपको भी निमंत्रण देने आया हूं, न्योता देने आया हूं। 18 तारीख को मोगर्रा में भी पंचायत, और निरंतर मैं भी चलूंगा। राजस्थान के भी कार्यक्रम कुछ घोषित किए। हमारी यही कोशिश है। आज इस पंचायत का मैं अपने तरफ से प्रस्ताव रखता हूं, अगर आप सहमत हो हाथ खड़े कर देना। ये पंचायत ये फैसला ले कि हम सरकार के द्वारा किसान आंदोलन को कुचलने के प्रयास की भर्त्सना करते हैं। जो 70 साल 80 साल के बुजुर्ग किसानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सरकार करने पे जुटी है। कल जाके बेल मिली है 2 वृद्ध किसानों को, 70 साल और 80 साल के किसानों को कल रात को बेल मिली है। उनके विरोध में जो केस फाइल हुए हैं, जो धाराएं लगाई गई, सरकार वापस ले। 3 काले कानून, काले 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 कानून, एक बारी में बात नहीं बनेगी, 3 बार मैं कह रहा हूं काले कानून केंद्र सरकार वापस ले, और किसानों को भाव सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी के लिए कानून बनाए, उस कानून को धार दे, धार। ये जब तक मांगे पूरी नहीं होती, पूरे देश का किसान एक है, हम पीछे नहीं हटेंगे। बताओ साहब ये फैसला ठीक है कि नहीं? जिंदाबाद, जिंदाबाद, अब जिंदाबाद। नारा लेते हैं, थोड़ा जोशीला नारा। दिल्ली वालों के कान के पर्दे थोड़ा हिलें, फटें। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल। अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। बहुत